सो हेलो क्लास 11th। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे एंड साथ में पढ़ाई भी अब स्टार्ट कर ही दिए होंगे आप। तो ये हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पहला लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं आपको सिलेबस ओवरव्यू दूंगा, साथ में ये ओरिएंटेशन क्लास भी होने वाली है। तो हम हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा ब्रीफली मैं आपको समराइज कर दूंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई भी ऐसा चैप्टर आपको ऐसा ना लगे कि ऊपर से आ गया या फिर अचानक से आप पढ़ रहे हो। मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा ताकि आपके दिमाग में माइंड मैप बन जाए कि आपको पूरे क्लास 11th में क्या पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। साथ में मैं आपको बुक बताऊंगा कि बुक रेफरेंस बुक लेनी है या नहीं, या फिर कौन सी बुक आपको लेनी है। साथ में मैं आपको जो इंट्रो आपका सिलेबस है उसे ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है। आपको फ्रेंडली करा दूंगा उससे, ठीक है। आपका अप्रोच क्या होगा अब 1 साल के लिए, आप कैसे पढ़ोगे, क्योंकि अब आप जूनियर नहीं हो, सीनियर हो चुके हो। तो सीनियर कैसे पढ़ाई करते हैं, थोड़ा आपके अंदर सिंसियरिटी भी कैसे आएगी, ये सारी हम बात करेंगे, ठीक है। बेस्ट रिसोर्सेज की मैं बात करूंगा कि आपके लिए बेस्ट रिसोर्स कौन से होने वाले हैं। एंड में हम बात करेंगे कि अब आप क्लास 11th में आ गए हो तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट बात, आपको मेरे क्लास में ऐसे मुंह बंद करके नहीं बैठना है ना, मुंह आँख बंद करके या कान बंद करके नहीं बैठना है, हाथ बांध के नहीं बैठना है। मुंह भी खुला होना चाहिए, कान भी खुले होने चाहिए एंड हाथ तो खुला ही होना चाहिए, ताकि मैं जो जो इंपॉर्टेंट बातें बताऊँ वो नोट डाउन कर पाओ आप, ठीक है। साथ में मुंह खुला होना चाहिए आपका क्वेश्चंस पूछने के लिए, और कान खुले होने चाहिए जो मैं बता रहा हूँ वो सुनने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको ऑलरेडी मैंने बुक बता दिया था अपने सिलेबस वाले में, ठीक है। तो देखो, ये जो 2 बुक हैं ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है, ये आपकी पहली बुक है, ठीक है, पहली बुक है और ये इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। इस पर आप शार्प मार्क कर लो, ठीक है। और ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये भी आपकी बुक है, सेकंड बुक है ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बुक सिर्फ उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो अलग अलग जो आइडियोलॉजीज़ होते हैं, जैसे सेकुलरिज्म हो गया, लिबर्टी हो गया, फ्रीडम हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में इस बुक में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो बुक है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये इंपॉर्टेंट बुक है। ये आपके यूपीएससी के लिए, ठीक है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, और 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। साथ में आपको मैं रेफरेंस बुक की अगर बात बताऊं, रेफरेंस बुक की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रेफरेंस बुक कभी भी प्रेफर नहीं करता आपको, ठीक है, या ना कभी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेफरेंस बुक को लो, ठीक है। मैं अभी आपको रिसोर्स बता दूंगा कि आपको कौन कौन सा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। पार्ट ए यानी आपका जो पहला बुक है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें पहला चैप्टर ही आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये सारी बातें डिटेल में हम बात करेंगे पहले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हम बात करेंगे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स FR है, फंडामेंटल राइट्स, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे, एक आर्टिकल डिटेल में बात करेंगे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है। राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए ही क्यों हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें राइट्स की, ये सारे आंसर्स आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे कि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी जो हमारे इंडिया में इलेक्शंस होता है वो इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, कौन उसको कंडक्ट करता है। अगर इलेक्शन कमीशन उसको कंडक्ट करता है तो इलेक्शन कमीशन को वो पावर कौन देता है, ठीक है। हमारा इलेक्शन जो है वो और देशों के इलेक्शन से कैसे अलग है, मतलब हमारा जो इलेक्शन होता है वो US के इलेक्शन से कैसे अलग है। ये सारी बातें हम इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। इलेक्शन कितने भी तरह के होते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट के, ठीक है, हमारे जो गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट को ही चलो मारो, ठीक है। गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, पहला एग्जीक्यूटिव, ठीक है, दूसरा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, दूसरा जुडिशरी एंड तीसरा लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर कौन होता है, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, यानी जो लेजिस्लेट करता है लॉ, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब लॉ बन गया उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है।
इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, इसको कैसे, इसके पास कौन कौन से पावर होते हैं, ये सारे। और ये देखना किसकी जिम्मेदारी होगी कि लॉ का पालन हो रहा है या नहीं, लॉ अगर इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, अगर गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है तो सज़ा कौन देगा, सज़ा देगी हमारी जुडिशरी। यानी ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, ये जो 3 चैप्टर हैं हमारे लगातार, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, दे आर इंटर रिलेटेड चैप्टर्स, ठीक है। और ये चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लगा लो, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से हम बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में हम बात करेंगे फेडरलिज्म की, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब सबसे ऊपर सेंटर होती है, उसके बाद स्टेट होता है, उसके बाद क्या होता है, पंचायती राज होता है। मतलब ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, इस पर हम बात करेंगे कि सेंटर और स्टेट का रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। ऑलरेडी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद फेडरलिज्म हमने चैप्टर 7 में पढ़ा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में हम डायरेक्ट देख लेंगे कि फेडरलिज्म का जो सबसे लोअर पार्ट होता है, यानी हमारा जो पंचायती राज होता है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, उसको क्या क्या पावर है, उसको पावर कहाँ से मिलती है, उसके कौन कौन से लॉ होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 7-8 में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन जो बुक का पूरा कोर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 तक। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है। इसमें हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंडीशन के हिसाब से अपने में चेंजेस करता रहता है, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नई चीज़ सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके पीछे फिलॉसफी क्या थी, मतलब जो रीज़न क्या था, मतलब मेन कोर प्रिंसिपल्स क्या थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे, ठीक है। ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 10 में करेंगे, ठीक है। तो जो मैं बोलूँ तो जो आपका पार्ट ए है, यानी जो आपके बुक नंबर 1 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और बहुत डिटेल में देखना, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। अगर मैं पार्ट बी की बात करूँ, पॉलिटिकल थ्योरी की, तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, इसी से आपको सबसे चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी अलग अलग थ्योरीज हैं, मतलब जितने भी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, जैसे फ्रीडम क्या होता है, इक्वेलिटी क्या होती है, सोशल जस्टिस क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, सिटीजनशिप क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको इसी बुक में बताई जाएंगी, ठीक है। मतलब सेकुलरिज्म आप हर जगह वर्ड सुनते हो, मतलब हर सोसाइटी में हर दूसरा इंसान बोलता है कि मैं सेकुलर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सेकुलरिज्म का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 8 में करेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी, और अगर आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हो तो आप बहुत सारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हो, उनको समझा सकते हो, उनको अगर कोई वो बात कर रहे हैं तो उनके बीच में आप अपना तर्क यानी लॉजिक के साथ अपनी बातों को रख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, तो अप्रोच सिर्फ आपकी यही होनी चाहिए कि जो क्लास 11th है इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ो इन द सेंस, क्योंकि ये जो हमारा क्लास 11th है ये आपको हर जगह काम आएगा, जैसे यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी में, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, अदर गवर्नमेंट जॉब्स में, अदर गवर्नमेंट जॉब्स में, या फिर आपके बेस बनाने में, ठीक है, बेस बनाने में, ये जो क्लास 11th है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका सिर्फ अप्रोच यही होना चाहिए कि इसके जो नोट्स हैं क्लियर हों, ठीक है, क्लियर हों, और जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो टॉप नॉच हो। मतलब आपको कोई भी कोताही नहीं करनी है, ठीक है, कोई भी कोताही, मैं बोल रहा हूँ कोई भी कोताही नहीं करनी है आपको। अगर देखो, अगर शुरू के 1-2 लेक्चर समझ में नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप 1-2 बार और देखना उस लेक्चर को। साथ में आप ये भी कोशिश करना कि नोट्स बनाते रहो, और अगर 1-2 बार नहीं समझ में आए तो पूछो, जो आपके डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछो, बट ऐसे चुप मार के मत बैठे रहना, वरना बहुत दिक्कत होगी आगे। चुप जो वही रहता है जिसके अंदर कोई डर की भावना होती है, पीछे छुपने की भावना होती है, पीछे हटने की भावना होती है, तो पीछे मत हटना। अगर आपने क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज ली है तो कोशिश ये करो कि जितना भी आप आउटकम निकाल सकते हो, जितना बेस्ट आउटकम निकाल सकते हो आप इस ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से निकाल लो। वैसे भी हमारी जो स्ट्रीम है वो बदनाम है, तो आपको इसको और ज़्यादा बदनाम नहीं करना है, आपको कुछ ऐसा करके दिखाना है कि और लोग हमारे स्ट्रीम की तरफ खींचे चले हैं, ठीक है। बेस्ट रिसोर्सेज फॉर योर प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो पहला एनसीईआरटी मस्ट है ये, ठीक है, मस्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सेकंड आपका रिसोर्स होगा क्लास नोट्स, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। फ्री कहाँ मिलेगा ये? टेलीग्राम,
कहाँ है ये टेलीग्राम? डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं जो क्लास में प्रेजेंटेशन बनाऊंगा ये तो आपको फ्री में दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक होते हैं शॉर्ट नोट्स, ये कहाँ मिलेंगे? ये भी यहीं पे मिलेंगे, और इसके लिए चार्जेस होंगे सिर्फ 99 रुपीज़, ठीक है। 99 रुपीज़ में आपको मिलेगा क्या? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये तीनों आपको नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, फ्री मतलब 99 रुपीज़ में मिलेंगे। ये मैं लॉन्च करूँगा अगस्त में, ठीक है। अगस्त में आपके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होंगे उससे 1 महीने पहले। शॉर्ट नोट्स का काम ये होता है, शॉर्ट नोट्स का काम ये होता है कि जो आपने चैप्टर ऑलरेडी आपने लेंदी नोट्स से पढ़ लिए, क्लास में पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए हैं, तो शॉर्ट नोट्स सिर्फ आपके इसलिए होते हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर ना रिवाइज करना पड़े। शॉर्ट नोट्स में जो कीवर्ड्स दिए होते हैं, फ्लो चार्ट जो बने होते हैं, उसी से आप उसको देख के समझ जाओ, इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जैसे ही इसको लॉन्च करूँगा वैसे ही आप खरीद लेना, आपका अगस्त में लेना हो अगस्त में ले लेना, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जब आपका मन हो तब आप लेना। इतने 4-5 महीने में आपको सिर्फ 99 रुपीज़ कलेक्ट करने हैं, वो भी आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये ऐसे नोट्स होंगे जिसको आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी यूज में ले आ सकते हो। तो 99 रुपीज़ में बहुत, देखो मैं चार्ज क्यों कर रहा हूँ, इसका चार्ज मैं बता देता हूँ। 99 रुपीज़ बहुत रिलेवेंट चार्ज है इसके लिए। 3 सब्जेक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले एनसीईआरटी पढ़ूंगा, उसके नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। फिर 2-3 और रिसोर्सेज देखूंगा, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको मैं उसमें वो करूँगा, ठीक है, कलेक्ट करूँगा, एंड देन मैं उसको टाइपिंग के लिए दूंगा, ठीक है। मेरे टाइपिंग में भी पैसे जाएंगे। अब मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मैं खुद टाइपिंग करने बैठूँ, तो सिर्फ 99 रुपीज़, मतलब आप देखो यही कंट्रीब्यूट आप कर दो, ठीक है। यही हमारी जो अभी आप अगर कंट्रीब्यूट ही करना चाहते हो तो यही दे देना, इससे ज़्यादा मैं कोई चार्ज लेने वाला नहीं हूँ। अगर आपको ये भी नहीं देना तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ हमारे जो यूट्यूब है उसको सिर्फ 100,000 सब्सक्राइबर तक लेते जाओ। मेरी जो पहली इनकम आएगी, जैसे ही मेरी पहली इनकम आएगी यूट्यूब से, वैसे ही मैं ये भी फ्री कर दूंगा। सिर्फ मुझे अपना खर्चा निकालने से मतलब है, मैं ये भी आपके लिए फ्री कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएंगे आप हमारे क्लासेस में, मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो पेपर होगा, ये A4 साइज़ का पेपर होगा, प्लेन ब्लैंक पेपर होगा। ये रूलर पेपर आपको नोट्स अब बनाने वाले नहीं लेने हैं, जो रूलर पेपर होते हैं ये आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि आप अब बड़े हो गए हो। तो आप कोशिश करो कि प्लेन पेपर पे नोट्स बनाओ, ठीक है। आपका जो A4 सीट होता है उसको आपने ऐसे मार्जिन बनाना है, ठीक है। मार्जिन क्यों बनाना है मैं ये भी बताता हूँ, ठीक है। मार्जिन इसलिए बनाना है ताकि जो मैं क्लास में बताऊँ वो आप कहाँ नोट करोगे, उसको इस पोर्शन में नोट करोगे, ठीक है। ये जो खाली पोर्शन है, ठीक है। और अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, मान लो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे याद आ गया कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे, तो मैं उसको नोट डाउन कराऊंगा। तो उसको आप कहाँ नोट डाउन करोगे, उसको आप नोट डाउन करोगे इस मार्जिन में, ठीक है। उसको आप नोट डाउन करोगे इस मार्जिन में, या फिर इस मार्जिन में, या फिर इस मार्जिन में। क्यों? क्योंकि इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी क्लास 11th के नोट्स भी नहीं बिगड़ेंगे। साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट अगर लगेगा तो मैं बताऊंगा, तो वो भी आपको ध्यान में यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा, तो उसका वो भी, उस पर भी जब आप रिवाइज करोगे नोट्स को तो उस पर भी ध्यान जाएगा आपका, तो वो सारी चीज़ें आपको याद होती रहेंगी, ठीक है। तो नोट्स आपको ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। एंड ये अब आई होप ये जो आपका ट्रांजिशन फेज़ है क्लास 10 से क्लास 11th के लिए, ये बहुत ही स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। स्मूथली कवर हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने ओरिएंटेशन क्लास थी, मैंने कोशिश की है कि आपके जितने भी सारे डाउट हैं उसमें क्लियर कर दूं। एंड कल एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपके क्लास 11th में या फिर क्लास 11th में आपने ह्यूमैनिटीज़ अडॉप्ट कर ली है तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, करियर ऑप्शंस क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं ह्यूमैनिटीज़ लेने के, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में की है। तो कल जो वीडियो आने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। Thank you so much for your support, your love and your care. Thank you so much. As I always said, God bless you all. Jai Hind.